आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित, जानी मानी और अद्वितीय लेखिका वंदना शुक्ला जी की लिखी हुई कहानी मोहभंग। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कितना बज गया? अंधेरे में ऊँघती सी उनकी आवाज़ उठी। मैंने बिस्तर के साइड टेबल पर रखा टेबल लैंप जलाया। 2 बजने वाले हैं। अरे, मुझे तो लग रहा था सुबह हो गई होगी। इन मोटे पर्दों में खिड़कियों में से भी कुछ पता ही नहीं चलता समय का। एक खरखराती सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वैसे अभी अंधेरा ही है, सर्दियों की रातें लंबी होती हैं ना। आज भी नींद नहीं आई क्या? मैंने कहा। नहीं, नींद तो लगी थी, लेकिन कुछ आहटें सी आ रही थी, सो नींद उचट गई। यूँ भी बुढ़ापे की नींद ही है, उसे तो उचटने का बहाना चाहिए बस। अरे, वो डेज़ी के बच्चे कुनमुना रहे होंगे। रात में बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं ना माँ को, मैंने कहा। हाँ, सो तो है। याद नहीं अपना रोशी कितना रोता था रात में? हम दोनों उसे गोद में लिए घुमाते रहते थे तो भी चुप नहीं होता था। कुछ देर मौन तैरता रहा, फिर वो बोले, दरअसल नींद नहीं आती तो कुछ बेचैनी सी हो जाती है। रात में बीपी की दवा ले ली थी? हाँ, वो नहीं है, बस दिमाग का चक्कर है, चलता ही रहता है, इतना कि नींद ही भाग जाती है। क्यों चलता है दिमाग इतना? शरीर की तरह चलते चलते थकता क्यों नहीं? कुछ बातें करें, फिर सुबह जब नींद आए सो जाना। कहीं जाना आना तो है नहीं। मैं अपना रत जगह छुपाते हुए बोली। वो कुछ देर चुप रहे, फिर उठ गए और बोले, लेकिन तुम्हें तो नींद आ रही होगी ना? नहीं, मेरी नींद भी ऐसी ही है, कच्ची सी। गहरी नींद तो न जाने कब से नहीं आई। अपने करहाते घुटनों को समेटे मैं उठी और बत्ती जला दी। वो भी पलंग से उठ बैठे। वह टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास भरते हुए हंसकर बोले, कमाल है, जब नौकरी में थे कभी ऐसा भी हुआ कि काम में इस कदर उलझे रहे कि अपनी प्यास ही भूल गए, और अब तो पानी पीना भी एक काम सा लगता है जैसे चलो जग से गिलास में पानी भरते हुए इतना टाइम पास और हो गया ज़िंदगी का। मैंने अब तक दराज में रखा ऊन का गोला और बुनने की सिलाइयाँ निकाल ली थीं और स्वेटर बुनने लगी थी। देखो, फंदे फिर उतर गए, पता नहीं कैसे उतर जाते हैं सिलाइयों से। मैंने बात फिर पलटी। वो हंसे, जैसे उम्मीद के फंदे उतर जाते हैं ज़िंदगी की सिलाइयों से। बोलो, नहीं क्या? उनकी स्मृतियों के अंधेरों को छांटना अब मेरे वश में नहीं। आखिर कब तक? अब तो बहलाने से भी ऊब होने लगी है। हर चीज़ की अपनी कोई सीमा होती है। डेज़ी को खाना दे दिया था? उन्होंने पूछा। हाँ। सुनो, जाड़ा बढ़ने लगा है, उसके लिए भी कुछ गर्म बना दो ना, बेचारी सर्दी खा जाएगी नहीं तो, और उसके बच्चे भी छोटे। हाँ, संजू का एक पुराना स्वेटर रखा है, उसे ठीक कर दूंगी। एक कंबल सा बना दूंगी ओढ़ने के लिए, आराम से सो जाएंगे सब। अचानक उनका चेहरा और बुझ गया। एक अजीब सी छाया बेटे संजू के नाम से उनके चेहरे पर उतर आती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। राकेश मेरे पति हैं। हम दोनों के 2 बेटे हैं, बड़ा सुशांत यानी रोशी और छोटा सौजन्य यानी संजू। जब भी उनका जिक्र किसी पुराने ज़माने की याद की तरह आता है, ना जाने क्यों मेरी नज़रें टीवी के पास दीवार पर जड़ी कांच की उस अलमारी की तरफ जाती हैं, जिनमें सबसे ऊपर के खंड में एक सुंदर सी गोल्डन फ्रेम में उन दोनों की बचपन की तस्वीर लगी थी। रोशी लाल कलर की 3 पहिए की साइकिल चलाता हुआ और पीछे की सीट पर बैठा छोटा भोला भाला संजू। गुलाबी सफ़ेदी लिए, चमकती चिकनी त्वचा, गोल मटोल हिष्ट पुष्ट मुस्कुराते हुए चेहरे। किस कदर लापरवाह हो गई हूँ मैं कि अब वो तस्वीर वहाँ नहीं है, और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ चली गई वहाँ से। बस उनकी जगहें खाली हैं। उन खाली जगहों में मुझे कभी कभी उसी साइकिल पर बैठे हुए उनकी पीठें दिखाई देती हैं। ये उन दोनों की उम्र का वो हिस्सा था जब उनके कपड़े, किताबें, जूते, स्लीपर्स, स्कूल बैग जहाँ तहाँ बिखरे पड़े रहते थे, जिन्हें मैं पूरे दिन बटोर कर यथास्थान रखती रहती थी। अब भी कुछ चीज़ें वहीं की वहीं हस्ब मामूल रखी हुई हैं, न जाने क्यों, न जाने कब तक। साइकिल, कॉमिक्स, उनके झूले, रिस्ट वॉच जैसी चीज़ें हमने बेच दी और कुछ लोगों को बांट दी। हम उनकी एक एक याद को बांट देना चाहते हैं, भूल जाने की हद तक। काश ये हमारे वश में होता।
करीब 27 बरस पहले जब हमारी शादी हुई, राकेश दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और एक प्रतिष्ठित लेखक भी, और मैं एक बैंक में कार्यरत। सिर्फ लोग ही नहीं कहते थे, बल्कि हम खुद को वास्तव में सुखी मानते थे। फिर देवदूत की तरह हमारे घर जन्मे हमारे 2 बेटे। सिर्फ 2 बरस का अंतर था उनकी उम्र में। सहसा हम दोनों की ज़िंदगी के मकसद बदल गए। हम कतरा कतरा अपने से निकल कर उनकी ज़िंदगी में शामिल होने लगे। उनकी एक एक अदा पर हम निसार होते। उनके होने के जादुई जुनून से वशीभूत हो हम अपने आसपास की दुनिया को जैसे सब प्रयास भुलाते गए। इसी परवरिश के चलते मुझे मेरी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और मैं बच्चों को छोड़कर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। थोड़ा दुख तो हुआ नौकरी छोड़ने का। इस्तीफ़ा लिखते हुए कुछ हाथ भी काँपे। तब राकेश ने समझाया था कि नौकरी बच्चों से ज़्यादा थोड़ी होती है, फिर मैं तो कर ही रहा हूँ जॉब, चला लेंगे इतने में। अब हम बच्चों को इतना समर्थ बनाएंगे कि हमें अपने फैसले पर गर्व होगा, पछतावा नहीं। और उनका कहा बिल्कुल सच भी निकला। नौकरी से इस्तीफ़ा देकर वह अपने तमाम शौक़ व ख्वाहिशें बच्चों के वयस्क हो जाने तक मुलतवी करके मैं पूरी तरह उनकी परवरिश में जुट गई। उनकी तमाम जिदें पूरी करने, उन्हें प्लेग्राउंड में ले जाने से लेकर होमवर्क कराने, स्कूल बस तक छोड़ने, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स अटेंड करने व उनके मन बहलाने तक की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली, जिसे वहन करने में मुझे एक अभूतपूर्व खुशी होती। तब मैंने महसूस किया कि माँ पिता बन जाने के बाद ज़िंदगी के मकसद किस कदर बदल जाते हैं। जब तक ये पैदा नहीं हुए थे, लगता था दुनिया बहुत फैली है, हमारे सपनों के इस घर से पूरी पृथ्वी तक। शादी के बाद के उन 2-4 बरसों में हम विदेश यात्रा भी कराए थे, लेकिन बच्चे होते ही हमारी दुनिया उनकी परवरिश और प्यार तक सिमट आई। हमें दुनिया की तमाम रंगीनियाँ उनके निर्दोष निश्चल हंसी में दिखने लगी। हम उनकी तुतलाहट भरी बातों पर निसार होने लगे। अपने बच्चों को बड़ा होते देखना खुद को बड़ा होते देखने से ज़्यादा रोमांचकारी होता। अब हमारी मेहनत की फसल तैयार हो रही थी। अब हमारे सपनों के पकने के दिन थे। बड़े बेटे रोशित ने 12वीं में अपने स्कूल में टॉप किया था और उसे IIT में दाखिला मिल गया था, तथा छोटा 10वीं में था। जिस दिन रोशी का IIT का रिज़ल्ट आया, हमारे घर शुभचिंतकों का तांता लग गया। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी खुशियों को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। रोशी को रुड़की तक छोड़ने हम सपरिवार गए थे। आंखें भर आई थी मेरी और राकेश की। पहली बार अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर रहे थे। रोशी भी उदास हो गया था। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, लेकिन हेल्थ पहले है, उसकी कीमत पर कुछ भी नहीं, ठीक है ना? देखो, हमने पता कर लिया है, यहाँ मेस में दूध मिल जाएगा तुम्हें। बॉर्नविटा रख ही दिया है तुम्हारे साथ। अरे हाँ, बॉर्नविटा का डिब्बा खुला मत छोड़ देना, टाइट बंद करना, नहीं तो जम जाएगा। और देखो, रात भर नहीं पढ़ना। वहाँ घर में तो मम्मी तुम्हें सुला देती थी, लाइट ऑफ कर देती थी, लेकिन यहाँ तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। सुनो, वो पापा तुम्हारे लिए टॉर्च लाए थे, रख ली थी ना बैग में? हम दोनों ने समझाइश की झड़ी लगा दी थी। आप परेशान मत हो, बस अपना ख्याल रखना। पापा, वॉक ज़्यादा दूर तक मत करना, नहीं तो फिर बैक पेन हो जाएगा। मम्मी, अपना चश्मा बनवा लेना। और इस तरह हमारा बड़ा बेटा हमसे दूर उस कॉलेज चला गया और अब हमने धीरे धीरे उसके बिना रहने की आदत डाल ली, लेकिन मन वहीं रखा रहता। एक दिन भी उसका फ़ोन नहीं आता तो हम दोनों परेशान हो जाते। वो भी समय निकाल कर हमें फ़ोन करता। रोशी को किताबें बेचना नापसंद था। उसकी नर्सरी से लेकर 12वीं तक की किताबें, कॉमिक्स और मैगज़ीन्स जो वो पढ़ता था, जैसे स्पोर्ट स्टार, इंडिया टुडे आदि, उन्हें उसकी अलमारी में ही एहतियात से रख दिया मैंने। उन किताबों में उसकी छुअन और गंध बसी थी। 2 बरस बाद छोटे बेटे संजू का भी मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, लेकिन अच्छा हुआ कि वो वहीं मेरठ में ही था। PMT में सिलेक्शन होते ही हमने उसके भविष्य का इंतज़ाम करते हुए यहीं एक प्लॉट खरीद लिया कि संजू का नर्सिंग होम बनाएंगे। हमने नक्काश नवीस से उसका नक्शा भी तैयार करवा लिया। नीचे नर्सिंग होम और ऊपर 3 BHK रिहाइश के लिए। हमारे बाद ये घर रोशी का और वो नर्सिंग होम और घर संजू का। हालांकि हमारी जमा पूंजी इन इंतज़ामात में लगभग शून्य हो चुकी थी और अब हम पूरी तरह पेंशन पर निर्भर थे, लेकिन हम संतुष्ट थे। दोनों बच्चों के भविष्य की व्यवस्था करके, ये जानते हुए भी कि वे दोनों समर्थ और योग्य हैं अपना भविष्य संवारने के लिए। रोशी जब घर आता
तभी हमारा त्यौहार हो जाता। उसके लिए पहले से ही मैं उसके पसंद की चीज़ें बना कर रखती, उसके लिए एक से एक डिज़ाइन के स्वेटर बनाती। हम लोग आसपास के किसी दर्शनीय स्थल पर पिकनिक के कार्यक्रम भी बनाते। उसके बाद रोशी की नौकरी यूएस में लग गई। तब संजू का इंटर्नशिप चल रहा था। हमने हर रिश्तेदार को खुशखबरी गर्व के साथ बताई। अगला सपना बहुत चमकीला और रंग बिरंगा था। अपने होनहार बेटों के लिए एक सुयोग्य लड़की देखकर उनका घर बसाना। कोई अच्छी लड़की दिखती, हम उसे गौर से देखते, बेटों का मेल मिलाते। कोई दुधमुहा गोल मटोल बच्चा दिखता, हमारी आंखें सपनों से झिलमिलाने लगती। लेकिन हमें जब पता चला कि रोशी ने अमेरिका में अपने लिए एक लड़की देख ली है जो उसी के साथ जॉब करती है और अमेरिकन ही है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हों या दुखी। खैर, बच्चों की खुशी हमेशा शर्माते। वहाँ उन्होंने शादी कर ली चर्च में। लेकिन जब यहाँ आए तो हमने बाकायदा आयोजन रखा। हालांकि अपने देश की बहू की कमी हमें खलती, लेकिन तब भी पुत्र की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि थी। रोशी होली दिवाली इंडिया आता, कभी कभी बहू भी साथ आ जाती, लेकिन फिर उसका आना बंद हो गया। पता चला कि वो गर्भवती थी। हमने हनुमान जी के मंदिर में उसके सकुशल माँ बनने का प्रसाद बोला और हमारी मन्नत कबूल हुई। एलेना हमारी बहू ने अमेरिका में एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। हमारा बड़ा बेटा रोशी अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमसे बहुत दूर चला गया। उसकी खुशियाँ इतनी ऊंची और हमसे दूर होती गईं कि हमारे बुढ़ापे की गर्दनें उन्हें देखने में अकड़ जातीं। हम दोनों उनके फ़ोन द्वारा प्राप्त छितरी हुई सी खबरों में से उनके जीवन में झांकने की कोशिश करते, उनके मौजूदा जीवन में उनकी खुशियाँ टटोलने का जतन करते। कभी कभी वो वीकेंड पर बच्चों के साथ स्काइप पर आते। गोल मटोल खिलखिलाते पोते को देखकर हमारी आंखें खुशी से भर आती, आंसुओं के साथ आशीर्वाद झड़ते। कोई बात नहीं, नौकरी में ये त्याग करना ही पड़ता है। संजू तो हमारे पास ही है, इसकी शादी खूब धूमधाम से करेंगे। मैं सपने देखती, दोनों अपने नर्सिंग होम जाएंगे, तब मैं उन्हें समय पर नाश्ता खाना सब बना कर दूंगी। अब फ्री ही तो हूँ। आजकल की सासें पहले की तरह अकड़ू रौबदार तो है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। समय के साथ सब बदलता ही है। मैं तो बिल्कुल मॉडर्न सास बनकर रहूँगी। बहू जो चाहे पहने, जब चाहे सोकर उठे। आखिर बहू किसी की बेटी भी तो होती है। मैं अपने बूढ़े भविष्य के ऐसे तमाम सपने देखती, प्लान बनाती और मन ही मन खुश होती। हमें खुशी थी कि छोटे बेटे संजू के लिए हमने अपनी पसंद की डॉक्टर लड़की देखी है। खूब धूमधाम से शादी की उसकी। रोशी भी एलेना यानी अपनी पत्नी के साथ आया। उसका बेटा रोमेल बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। खूब गोरा चिट्टा, हंसता तो गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते। उस बच्चे की देखभाल के लिए अमेरिका से ही उसकी मेड आई थी, जो साए की तरह उसके साथ रहती। हम चाहते पोते को सीने से चिपका लें, खूब चूमें, प्यार करें, लेकिन मेड लेने ही नहीं देती थी। कहती, सॉरी ही गेट्स इन्फेक्टेड ईजिली। हम बच्चे को दूर से देखते रहते, हंसते खिलखिलाते, रोते, ठुमक ठुमक कर चलते। मेड को अपनी माँ समझता और उसी के पास जाता। वो नहीं दिखती तो रोने लगता, उसे खोजता। हम घर आए रिश्तेदारों से अपने प्रायश्चित बेवजह की हंसी ओढ़कर छिपाते रहते, बल्कि हम पति पत्नी भी अपनी पीड़ा एक दूसरे से छिपाते। शायद हम अब आपस में और ज़्यादा प्रेम करने लगे थे या अब और ज़्यादा निकट आने लगे थे। अब हमारा अपना भविष्य हमारी प्राथमिकता होने लगा था। संजू की शादी के बाद उनका शहर में ही नर्सिंग होम खोलने का प्लान बदल गया और उनके प्लान के साथ ही हमारी भविष्यगत योजनाएं और सपने भी चौपट हो गए। वो भी यूएस चला गया अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ। वहाँ से उसके फ़ोन आते, उसमें रोशी और उसके बेटे की खबरें भी मिलती रहती। वे लोग वीकेंड पर मिलते थे। थोड़े दिन बाद संजू के फ़ोन आने भी बहुत कम हो गए। जब कभी दोनों बेटों के फ़ोन आते तो उनके गिने चुने विषय होते। आप लोग कैसे हैं, आपको मनी की ज़रूरत हो तो बताना, या आपको कुछ पैसे भेजे हैं और चाहिए तो कह दीजिएगा। हम लोग ठीक हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। हम सोचते, क्या आजकल के बच्चे ख्याल का मतलब जानते भी हैं? हमें इन दिनों कई नए अनुभव हो रहे थे। जैसे हमें लगता था कि हमारे पास बात करने के विषय खत्म हो चुके हैं। जैसे हमें लगता था कि हम शुरू से बस दो ही प्राणी थे, जैसे अब दो हैं। बीच का वो समय कोई लंबा सपना था जो बीत चुका है। घर में इस कदर सन्नाटा हो गया था कि कभी कभी दहशत सी होती थी।
सोच रहा हूँ कुछ दिन बच्चों के पास रह आएँ, रिटायर हो ही गए हैं, सो आने की भी कोई जल्दी नहीं है, एक दिन राकेश ने मुझसे कहा। अच्छा आइडिया है, फ़ोन से बात कर लो। बेटा हमारा यहाँ मन नहीं लगता, तुम दोनों चले जो गए हो, सोच रहे हैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास अमेरिका आ जाएं, कुछ महीने तुम्हारे घर रहेंगे, कुछ दिन संजू के पास, बहुत बोर होते हैं यहाँ, राकेश ने कहा। प्लान अच्छा है पापा, टिकट की चिंता मत करना, मैं आप दोनों का टिकट करा दूंगा, वीज़ा भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है, यहाँ इंडिया जैसा तो है नहीं कि जब चाहा घूमने निकल गए, कुछ ख़रीदारी कर ली, क्योंकि यहाँ हम 16 फ्लोर पर रहते हैं, आप लोग ऊपर लटक कर रह जाओगे। फिर यहाँ के ट्रैफिक रूल्स वगैरह भी वहाँ से बहुत अलग हैं। मेड यहाँ बहुत महंगी है, सो काम भी अपने हाथ से ही करना पड़ता है। संजू भी अभी स्ट्रगल कर रहा है, अभी उसकी नई जॉब है। ठीक है देखते हैं, फिर कहकर राकेश ने फ़ोन रख दिया। उस दिन हम लोग इवनिंग वॉक के लिए निकट के पार्क में गए। लौटते वक्त एक कुतिया पीछे लग गई। मैं उसे भगाने लगी तो राकेश ने कहा, भगाओ मत, काटेगी नहीं। फिर उन्होंने खुलासा किया, असल में सुबह के सैर के वक्त जब कभी थक कर वो पार्क में बेंच पर बैठते हैं तो ये उनके पास आ जाती है। कभी कभी वहाँ ठेले वाले से वो इसे ब्रेड वगैरह दिलवा देते हैं तो थोड़ा हिल गई है। अब वो अक्सर हमारे पीछे पीछे चली आती, मैं उसे कुछ खाने वगैरह को दे देती और वो घर के सामने ही बैठी रहती और अनजान लोगों पर भौंकती भी। वो समझदार थी। कुछ दिनों में उसकी आवाजाही घर में बढ़ने लगी और वो एक घर के सदस्य की तरह हो गई। खाना रहना सब वहीं। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि राकेश जानवरों को पालने के पक्ष में कभी नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत सफाई पसंद हैं और ये तो सड़क का कुत्ता था। लेकिन उसका उन्होंने खुद ही गार्डन के कोने में रहने का इंतज़ाम भी अपने हाथों से कर दिया। नाम भी रख दिया डेज़ी। इस नाम के पीछे उन्होंने वजह बताई कि उनके बचपन में घर में कुतिया पली हुई थी, उसका नाम भी डेज़ी था। हालांकि वो पोमेरियन थी, लेकिन इसकी समझदारी देखकर उन्हें उसकी याद आती है। अब वो ज़्यादातर समय डेज़ी के साथ बिताने लगे। सुबह शाम उसको लेकर घूमने जाते। मटीले रंग की वो दुबली पतली मगर फुर्तीली डेज़ी हमारे मन में बसने लगी। हम दोनों उसका खूब ख्याल रखते। राकेश तो जानवरों के अस्पताल में जाकर उसको सुई भी लगवाए, उसे नहलाते धुलाते, खाना अपने हाथ से देते। वो हमारा प्रेम और गुस्सा समझती थी। मैं उसे गलती करने पर डांटती तो वो उदास हो सर नीचे किए सुनती रहती, और जब हम उसे प्यार करते तो वो हमारे पैरों में लौटती। राकेश जब धूप में गार्डन में बैठ पेपर या किताब पढ़ते, डेज़ी वहीं उनके आसपास डोलती रहती। राकेश का काफ़ी समय अब उसके साथ बीतने लगा। डेज़ी ने घर की कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थीं, जैसे सुबह गार्डन से अखबार वो लेकर आती। किसी अपरिचित की मजाल नहीं थी कि गेट की तरफ देख भी लेता। हम उसके गले में एक कपड़े का झोला टांग देते जिसमें सामान की लिस्ट होती और वो बगल की दुकान से सामान ले आती। बाद में आते जाते हुए हम उसका पेमेंट कर देते। उस दिन रोशी का फ़ोन आया, पापा आजकल आप फ़ोन नहीं करते, हम थोड़ा बिज़ी हो गए हैं। बिज़ी किस चीज़ में? राकेश ने फिर उसे डेज़ी के बारे में बताया। बहुत समझदार और क्यूट है, बस उसी में लगे रहते हैं, मैं और तुम्हारी मम्मी। रोशी खुश हो गया, ये तो बहुत अच्छा किया पापा आपने, अब मन भी लग जाएगा आपका और घर में सेफ्टी भी रहेगी, जैसे वो हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो गया हो। अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। आपको पैसे भेज रहा हूँ जल्दी ही, अभी $100 भेज रहा हूँ, और ज़रूरत हो तो बता देना। नहीं बेटा, अभी पैसे की ज़रूरत नहीं, हमें ज़्यादा खर्चा ही नहीं है, फिर पेंशन तो मिलती ही है, आराम से चल जाता है, राकेश ने कहा। कुछ दिनों से डेज़ी उदास थी, खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। सुबह की सैर के लिए जब राकेश उसे ले जाते थे तो वो अनमनी सी हो जाती और वापस आकर उछल कूद न करके बस अपने घर में पंजों में मुंह दिए उदास सी बैठी रहती। हमें उसकी फिक्र थी। राकेश और मैं उसे गाड़ी में बिठाकर जानवरों के डॉक्टर के यहाँ ले गए तो उसने डेज़ी के गर्भवती होने की संभावना जताई। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। राकेश तो ऐसे खुश थे जैसे घर में ही किसी की डिलीवरी होने वाली हो। खूब देखभाल की हमने उसकी, जो कुछ अच्छा लगता डेज़ी को हम उसके लिए ले आते। उस दिन जब सुबह होने को थी, हल्का हल्का अंधेरा भी बाहर फैला ही था कि कुछ अजीब सी दबी हुई सी आवाज़ें आने लगीं। हम दोनों दरवाज़ा खोलकर देखने बाहर आए। आवाज़ें डेज़ी के घर से आ रही थीं। हम घबरा गए कि डेज़ी बीमार तो नहीं है। उसके घर में झांक कर देखा, 3 बहुत प्यारे छोटे छोटे शिशु शावक डेज़ी से चिपके हुए दूध पी रहे थे। पहले डेज़ी गुर्राई, लेकिन
जब उसने हमें देखा तो चुप हो गई। हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से उसके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया। राकेश अंदर से एक पुराना कंबल का टुकड़ा ले आए और उनके ऊपर उड़ा दिया। पूरा दिन हमारा कैसे निकला पता ही नहीं चला। शाम को संजू का फ़ोन आया, मम्मी पापा आप लोग आ जाइए, सुजाता अर्थात पत्नी प्रेग्नेंट है, उसे डॉक्टर ने अगले माह की डेट दी है। किसका फ़ोन है? राकेश ने पूछा। मैंने मोबाइल उन्हें पकड़ा दिया। पापा मैं आप और मम्मा का टिकट बुक कर रहा हूँ, आप लोग अमेरिका आ जाइए। यहाँ सुजाता को डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट बताया है। यहाँ प्रदेश में कोई अपना नहीं है, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है सुजाता की। संजू कोई दूसरा इंतज़ाम कर लो बेटा, हम नहीं आ पाएंगे, कहकर राकेश नव प्रसूता डेजी और उसके नवजात बच्चों के इंतज़ामात में व्यस्त हो गए। अभी आप सुन रहे थे वंदना देव शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी मोह भंग। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।